आज सुबह सुबह राघव जब अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी निधि जो बर्तन धो रही थी गुस्से में एक एक करके बर्तन पटकने लगी। अरे क्या हुआ निधि, किसी बात से नाराज हो क्या? राघव ने पूछा तो निधि मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देश में घूमने फिरने जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने अपना देश भारत भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो तुम कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे चिंटू और रिंकी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो तस से मस नहीं होते। निधि बोलती जा रही थी, लेकिन राघव को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नजरअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर निधि बोली, कल ही मेरी सहेली का फोन आया था। लंदन घूमने गए हैं वो लोग। क्या नज़ारा दिखता है वहाँ का। सोचो, अगर फोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मज़ा आता होगा। निधि ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति राघव से कहा तो राघव बोला, अरे निधि, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तुम दूर ही रहा करो जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरती हैं। तो ऐसा करने में मजा आता है, राघव ने कहा तो निधि अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ। कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फर्क कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूँ। आपको तो इत्मीनान से अपना अखबार पढ़ने से मतलब है बस। हम लोगों का तो आपको ख्याल ही नहीं है। इस अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचोगे ना हमारे बारे में, निधि ने गुस्से में कहा। तो राघव बोला, अरे तुम मेरी अखबारों के साथ स्वतंत्र सा व्यवहार क्यों करती रहती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर राघव ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन राघव जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ साफ छलक रही थी। उसे देखकर निधि परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बताते क्यों नहीं? मेरी जान निकली जा रही है। तो राघव बोला, बताने को अब बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए राघव ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोल कर देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर निधि बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो निधि ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव भंगिमा से उसने राघव की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया? तो राघव मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और फॉरेन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। निधि मुस्कुराते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यह सुनकर निधि को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर राघव ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। खिलखिलाकर हंस उठे, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बता कर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर निधि ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है, राघव ने कहा। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन हैं हमारे पास। सोचते हुए निधि रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की ही बात चल रही थी। तभी राघव बोल उठा, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएगा। राघव के इतना कहने की देर थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे। फिर हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता टॉमी भी भौंकने लगा। उसी समय राघव और निधि का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर राघव बोला, निधि हम विदेश जाएंगे तो टॉमी को कहाँ छोड़ेंगे, सोचा है तुमने? फिर निधि भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी टॉमी को नानी के घर छोड़ देते हैं। फिर निधि ने कहा, वैसे आइडिया अच्छा है,
इससे पहले कि निधि कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? निधि ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई। मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो बताओ। हाँ माँ, हम सब भी ठीक हैं। वो दरअसल हम लोग कुछ दिनों के लिए विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आता कि टॉमी को कहाँ छोड़े। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। निधि की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी वे क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई हुई है और मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोच विचार कर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग वहाँ पता कर लो। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, ऐसा कहकर निधि ने बुझे मन से फोन रख दिया। अगले दिन राघव ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर ही घर लौटा। अरे राघव, टॉमी को कहीं छोड़ने का इंतजाम हुआ या नहीं? निधि ने पूछा तो राघव बोला, नहीं निधि, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 1,000 रुपए एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? निधि ने हैरानी से पूछा तो राघव बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए ना। वह भी कम से कम एक दिन के 1,000-1,200 तो जरूर लेगा, और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। यह बात सुनकर निधि और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर राघव बोला, अगर कोई इंतजाम न हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। यह सुनते ही उनका बेटा चिंटू बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा पापा। ऐसा कहकर चिंटू नाराज होकर वह अपने कमरे में पैर पटकते हुए चला गया। फिर निधि बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी राघव बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती हैं, वह भी अकेली। तो निधि ने कहा, अरे राघव, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएंगी तो न तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की जरूरत पड़ेगी और न ही टॉमी की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। निधि की बात सुनकर राघव बोला, अच्छा, लेकिन निधि तुम्हें तो मेरी माँ फूटे आंख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया ही नहीं। निधि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम यहाँ अपने स्वार्थ के लिए माँ को परेशान करेंगे? हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वह बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज तक तो तुम्हें उनकी याद नहीं आई। जब हमें जरूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, यह तो अच्छी बात नहीं ना। तो निधि बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और टॉमी की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फोन लगाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए निधि ने राघव के हाथ में फोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, जमुना देवी ने कहा। तो राघव बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली क्यों नहीं आती? तो जमुना जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही निधि और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं हो पाएगा। राघव के हाथ से फोन लेते हुए निधि बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, जमुना जी ने कहा। तो निधि बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा अम्मा जी, आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे, चिंटू तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया है, यह देखकर तो जमुना जी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। फिर वह मन ही मन मुस्कुराई, वे खुद को रोक ना पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 2 वर्ष पहले जमुना जी के पति का देहांत हुआ था। जब वे जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव की जमुना जी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली ही रहा करती थी, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे।
गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो जमुना जी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफी होती थी। बेटे बहू के घर जाने के लिए जमुना जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया बर्फी और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। आज उनका मन खुशी से झूम रहा था। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया था। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर जमुना जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2 घंटे के सफर के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनके बेटा बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे सीधा ट्रेन से उतरी और बेटा बहू ने उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर जमुना जी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाजा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर टॉमी उन पर भौंकने लगा, लेकिन जमुना जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वह बिल्कुल शांत हो गया। यह देखकर निधि तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना ही मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद टॉमी को जमुना जी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली जमुना जी बेटा और बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। राघव उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था और निधि ने भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वहीं बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगाकर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन निधि जमुना जी को घर का सारा काम समझाने लगी। टॉमी को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम टॉमी को पार्क में सैर करवाने भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और टॉमी भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए जमुना जी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाहों से निधि की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से बेसन के लड्डू और बर्फी बनाकर लाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। कहते हुए वे अपने बैग में से सामान निकाल कर ले आई और खुशी से चिंटू और रिंकी को खिलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहां कुछ अटैची और बैग रखे हुए थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या बहू, कहीं जाने का इरादा है क्या? तभी निधि हड़बड़ाती हुई बोली, माँ जी वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वह भी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन जमुना जी यह सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो राघव बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना पड़ेगा, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिनों में ही वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करना। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह जमुना जी को टॉमी के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये देखकर जमुना जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे ही तो हैं, सबका मन करता है घूमने का, कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। सुबह नहा धोकर उन्होंने टॉमी को भी बड़े प्यार से नहलाया। निधि के बताए अनुसार उन्होंने टॉमी का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन टॉमी खाना खाने को तैयार ही नहीं था, शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो जमुना जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो टॉमी भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार जमुना जी उससे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। जमुना जी का किसी से बात करने का दिल करता तो टॉमी से ही हंस बोल लेती, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज सुबह शाम टॉमी को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते, तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाया करते, तो कभी लूडो,
कैरम खेलते तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी जमुना जी काम में व्यस्त होती तो बच्चे टॉमी के साथ खेलने लगते। जमुना जी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी वही उन बच्चों को देती तो सभी बच्चे बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने लगी तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वह बच्चा रोता ही जा रहा था। वह बाहर निकली तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए थे। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है इसे, बस रोता ही जा रहा है। बच्चे की माँ ने जमुना जी से कहा तो जमुना जी उसे तुरंत अंदर ले आई और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और जमुना जी उसके साथ उसकी भाषा में बातें करने लगी तो वह खिलखिलाकर हंसने लगा। बच्चे के मम्मी पापा यह देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं। आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों तो जमुना जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वह रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि जाने क्या हो गया होगा बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, यह परेशान नहीं करेगा। कहते हुए जमुना जी भी अंदर आ गई। सोचने लगी कि बेटा बहू को गए बहुत ही दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो वे लोग आए हैं और न ही उन्होंने फ़ोन करने का प्रयत्न किया यह पूछने के लिए कि वह लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। जमुना जी ने अपने बेटे राघव को फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, यह सोच विचार में डूबी हुई थी जमुना जी। मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे, सोचते हुए जमुना जी बिस्तर पर जाकर लेट गई। एक सुबह जब जमुना जी टॉमी को पार्क लेकर गई तो वहीं निधि की सहेली अंजू भी पार्क में आई हुई थी। टॉमी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उससे बताया कि ये निधि की सासू माँ है जो गांव से आई हुई हैं। तो अंजू उनसे मिलने गई। प्रणाम आंटी जी, मैं निधि की सहेली हूँ, यहीं पास में ही रहती हूँ, अंजू ने कहा। तो जमुना जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो अंजू बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गए, नहीं तो मेरी सहेली निधि का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो जमुना जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। फिर अंजू ने कहा, अच्छा वह सब छोड़िए आंटी जी, यह बताइए वे लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर ही वह लोग आ जाएंगे, लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो अंजू ने कहा, नहीं आंटी जी, शायद आपको धोखा हुआ है। मुझे तो निधि ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो जमुना जी बड़ी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ अब। इतना कहकर अंजू तो वहां से चली गई, लेकिन जमुना जी सोच विचार में पड़ गई। टॉमी को लेकर वह घर वापस लौटने लगी। तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। जमुना जी ने जानने का प्रयत्न भी किया। वे जल्दी से वहां गई और कान पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले रामदेव के घर में चोरी हुई है। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोरी हो गए हैं। यह सुनकर जमुना जी को बहुत दुख हुआ। रामदेव बड़ा परेशान था। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी जमुना जी टॉमी को लेकर अपने घर वापस आ गई। घर पहुंची तो तभी फोन की घंटी बज उठी। जमुना जी ने फोन उठाया तो उनके बेटे राघव की आवाज थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है वहाँ? टॉमी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया आपको? तो जमुना जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। टॉमी तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता फिरता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो राघव ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए राघव ने फोन रख दिया। तो पीछे से निधि ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ निधि, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और टॉमी भी। तो निधि खुशी से बोली, देखा, माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, और एक पंथ तो काज भी हो गए। फिर वह खिलखिलाते हुए बोली, टॉमी को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की भी रखवाली हो गई। अब हम निश्चित होकर कुछ दिन और घूम सकते हैं, यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ निधि, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था।
नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और टॉमी को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो जाता। राघव ने कहा। फिर निधि बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथ में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज्यादा पैसों का वह करेंगी भी क्या। अरे निधि, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम जानती हो मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था, लेकिन राघव तुम्हारी माँ पैसे तो दे देंगी ना, निधि ने पूछा। तो राघव बोला, अरे देंगी क्यों नहीं, मैं आखिर उनका एक लौता बेटा हूँ, मैं कह दूंगा कि मुझे जरूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है, उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यह राघव को लग रहा था कि उसने फोन काट दिया है, जबकि फोन अब भी चल रहा था और राघव और निधि की सारी बातें जमुना जी ने सुन ली थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्हें जोर का झटका लगा। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है, केवल और सिर्फ केवल अपने स्वार्थ के लिए। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा राघव तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाज आने लगी, लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर कुछ क्षण बाद एकाएक उनका ध्यान बाहर की ओर गया। काफी देर वह यूं ही गुमसुम सी बैठी हुई आंसू बहाती रही, न भूख लगी न प्यास। राघव के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान टॉमी की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से जमुना जी ने अपने आंसू पोंछे और टॉमी के लिए खाना ले आई, लेकिन टॉमी हमेशा जमुना जी के खाने के बाद ही खाना खाता था। जमुना जी आज उदास थी, इसलिए न चाहते हुए भी जमुना जी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। शाम के समय जब जमुना जी बाहर निकली तो पता चला कि रामदेव, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सुनकर जमुना जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। यह कलयुग है। अगले दिन जब रामदेव अस्पताल से घर वापस लौटा तो जमुना जी उससे मिलने गई और समझाने लगी, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में ही सोच ले। तो रामदेव बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। मन मार कर बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे थे। उन्हीं में से बड़ी मुश्किल से बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से यह खुशी भी देखी नहीं गई हमारी। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी, क्या करूँ समझ में नहीं आता। कहते हुए रामदेव फूट फूट कर रो पड़ा। रामदेव की हालत देखकर जमुना जी कांप उठी। कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जमुना जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर जमुना जी से रहा न गया और अगले दिन ही अपने गांव में फोन किया और पड़ोसियों से कुछ रुपए भेजने को कहा। यह भी कहा कि जब वह गांव आएंगी तो वह पैसे लौटा देंगी। अब जमुना जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंच गए। पैसे लेकर जमुना जी रामदेव के घर गई और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर रामदेव बोला, अरे यह क्या। खोल कर देखा तो पैसे देखकर वह चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे। तो जमुना जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना रामदेव। फिर रामदेव बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे ये सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है, आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। जमुना जी ने कहा। तो रामदेव भरी आंखें लिए बोला, आपका ये एहसान हम लोग कैसे चुका पाएंगे। तो जमुना जी ने कहा, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है, दूसरे इंसान की मदद करना, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। तुम तो रामदेव ऐसे ही परेशान हो रहे हो। आस पड़ोस के सभी लोगों ने जमुना जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोस वाले भी रामदेव की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। अभी जमुना जी घर आकर बैठे ही थी कि उनकी बहू निधि का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे।
खाना बना कर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, जमुना जी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह जमुना जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनके पति की बरसी थी। जमुना जी उदास थी, इसलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बना लिया। टॉमी को घर में ही छोड़कर वह मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेक कर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी। तभी उनकी नजर वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वह खाना देने के लिए उनके पास जाने लगी, तभी उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद काठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही जमुना जी प्रसाद देने लगी तो उनकी नजर उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था रुक्मणी देवी। देखते ही जमुना जी का कलेजा धक से रह गया। रुक्मणी, तुम मेरी सहेली रुक्मणी हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए रुक्मणी जी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब कैसे हो गया रुक्मणी? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी ना? और तुम तो कुछ वर्षों पहले गांव छोड़कर उनके साथ शहर में गई थी और बहुत आराम से रह रही थी। तो रुक्मणी जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं जमुना बहन, दोनों बेटों की बड़ी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को भाग्यशाली समझने लगे। फिर दोनों बेटे और बहुएं हमें अपने साथ ही वहां लेकर चली गई। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर पर रहते थे और 3 महीने छोटे बेटे के घर पर। समय अच्छे से गुजर रहा था। कुछ ही महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया तो बेटे ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने कितना रोका मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काट कर अपने बच्चों को मत दो, लेकिन मैं नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। गांव वाला मकान बिकते ही लेकिन अपना हिस्सा लेकर के बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा यह हुआ कि इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। 2 बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है इस दुनिया में। सोच रही हूँ कि किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊं। कहते हुए रुक्मणी जी फूट फूट कर रो पड़ी। जमुना जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्धाश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। जमुना जी अपनी सहेली को अपने घर लेकर आ गई। रुक्मणी, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और यह लड्डू खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, बच्चों के लिए लेकर आई थी, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था लड्डू खाने के लिए, विदेश जो जाना था। कहते हुए जमुना जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल भी बज उठी। जमुना जी ने दरवाजा खोला तो सामने निधि और राघव खड़े थे, लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर निधि प्रश्नवाचक निगाहों से जमुना जी की ओर देखने लगी। तो जमुना जी बोली, बहू, यह मेरी सहेली है, बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसलिए इसे मैं अपने साथ। जमुना जी अभी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही निधि चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोलकर रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रहा है यह सब, समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? जमुना जी हैरानी से बोली। तो राघव ने कहा, माँ ठीक ही तो कह रही है निधि, ये हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं जिसे देखे मुंह उठाकर चला आता है। यह सुनकर जमुना जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, यह तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर का और टॉमी की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहाँ लेकर आ गई? अब जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट आए हैं तो मेरा यहाँ क्या काम? तो इस चौकीदार का यहाँ क्या काम तुम्हारे घर में? शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए जमुना जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो चिंटू और रिंकी दादी को आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी।
बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर जमुना जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैंने तुम लोगों से मिलना था सो मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हम मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं, बदले में वह अपनी औलाद से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते। आंख मूंद कर वह अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, जमुना जी ने रोते हुए कहा, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। जमुना जी की बात सुनकर निधि और राघव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी जमुना जी अपनी बहू निधि से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कभी कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, यह घर आपका भी है, निधि ने कहा। तो जमुना जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे यहाँ बुला लिया था तुमने। तो राघव बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जमुना जी ने कहा, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को ही नहीं समझ पाए। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? अगर मुझे साफ साफ कह देते तो मैं मना करती क्या? तो क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए न आती? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमे के जिन पैसों पर तुम्हारी नजर है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। जमुना जी की बात सुनकर राघव और निधि शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गड़े से पा रहे थे। बिना देरी किए जमुना जी ने अपना बैग पैक किया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकलने लगी। तो राघव और निधि की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं क्या? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई थी। मेरे सास ससुर नहीं हैं तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? सामने से आते हुए रामदेव ने भी उन्हें देखा तो वह भी देरी न करते हुए उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कहते हुए वह जमुना जी के चरण छूने लगा। तो जमुना जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया है। मैं तो समझती हूँ आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। थोड़ी ही देर में उसी समय चिंटू और रिंकी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे होने शुरू हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर जमुना जी की आंखें आंसुओं से भर आई। तभी निधि और राघव उनके सामने भरी आंखें लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राघव बोला, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन आप तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर सकती हैं। आज राघव की आंखों में पश्चाताप साफ देखा जा सकता था। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। तो निधि बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो जमुना जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुमसे और कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना बाकी का समय बिता लेंगी। जमुना जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिया। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा था। मुड़कर देखा तो टॉमी ने उनका पल्लू पकड़ा हुआ था। उसे देखते ही जमुना जी की आंखें भर आई, पर वह अपने आप को रोक ना सकी और गांव के लिए निकल गई।